औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, जिनके सदक़े से अल्लाह पाक ने यह कायनात तख्लीक फरमाई। नाज़रीन इकराम, आज बड़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट हम डिस्कस करेंगे। मिस्टर जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब इस जजमेंट के मुसन्नफ़ हैं और ये रिट पिटिशन नंबर 97/2024 है। नरेट किया गया है 2024 LHC 381 में। सोनिया शरीफ वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वगैरह, लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला है। इस केस के फैक्ट्स की हम बात करते हैं कि सोनिया शरीफ जो है ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। इसकी शादी हुई और सोनिया शरीफ का ये इल्ज़ाम है कि उसके शोहर ने उसकी इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली है। इसके लिए उसने फिर सेक्शन 6 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का 1961 का, उसके तहत जो है वो सूट फाइल किया। अब ये सूट उसने थ्रू हर स्पेशल अटॉर्नी फाइल किया। उसकी ये जो कंप्लेंट थी ये फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दी। फिर उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन पिटिशन दायर की, वहां से भी ये डिसमिस हो गई। अब वो आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत उसने फिर हाई कोर्ट में रिट की, जो अब जिसके मतलब हम बात अब कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसमें जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, दो इशू डिस्कस किए जा रहे हैं। पहला इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि क्या सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत कंप्लेंट दायर की जा सकती है और इसे अटॉर्नी के थ्रू दायर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। पहला क्वेश्चन तो ये है। याद रहे कि ये जो कंप्लेंट है अंडर सेक्शन 6 ये क्रिमिनल में आती है, क्रिमिनल बन जाता है। दूसरा इसमें जो इशू डिस्कस ये है कि वेदर अ कंप्लेंट कैन बी प्रोसीडेड थ्रू अटॉर्नी और एन अक्यूज्ड कैन डिफाइंड द चार्जेस थ्रू हिज हर अटॉर्नी इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्या कंप्लेंट जो है वो अटॉर्नी के जरिए दायर हो सकती है और मुलजम के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो अटॉर्नी के जरिए उस पर लगाए जा सकते हैं। मतलब ये है कि जो केस अटॉर्नी के जरिए क्या क्रिमिनल केस दायर किया जा सकता है, क्योंकि जो दूसरी शादी बगैर इजाज़त करने वाला फेल है वो भी क्रिमिनल, उसकी भी क्रिमिनल ही ज़ाहिर है, उसकी प्रोसिक्यूशन होनी है। गो के उसे फैमिली कोर्ट में, फैमिली लॉ में और फैमिली कोर्ट में ही वो केस दायर होगा, क्योंकि फैमिली जज को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी दिए गए हैं। अब ये सूरत हाल जनाब बनी। थोड़ा सा हम इस केस की बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं ताकि हमें ज़रा इसकी स्टोरी सारी क्लियर हो जाए हमारे पास। जो सोनिया शरीफ है ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और इसकी शादी जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 3 है इसमें बनाया उसने, उसके साथ 21 फरवरी 2011 को हुई।
ये शादी जो थी वो रजिस्टर्ड पाकिस्तान में हुई और नॉर्वे में भी हुई फॉर माइग्रेशन पर्पस। किस खातून को बाहर लेके जाना था और खातून ने बाहर जाना था, मर्द ने भी बाहर लेके उसको जाना था। यहां जो केस समझ आ रहा है वो ये आ रहा है, द रिस्पॉन्ड पर्पज फॉर रिस्पोंडेंट एज वेल एज नॉर्वे फॉर माइग्रेशन पर्पज ऑफ द रिस्पोंडेंट। जो रिस्पोंडेंट था उसको खातून लेके जा रही थी, ने उसके थ्रू ये जो साहब हैं ये चले गए बाहर, खातून का ये स्पाउस। द रिस्पोंडेंट देन शिफ्टेड ऑन स्पाउस वीजा टू नॉर्वे। खातून के साथ उसकी शादी हो गई, बाद में खातून ने रिस्पोंडेंट को अपने शोहर को नॉर्वे बुला लिया। इनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम रहील शरीफ है, जो कि सोनिया शरीफ के पास है, उसकी अपनी माँ के पास है। ये जो कंप्लेनेंट है खातून बाहर है, नॉर्वे में है। यहाँ उसने जो केस किया था ये थ्रू अटॉर्नी किया था। पिटिशनर सोनिया का ये कहना है कि रिस्पोंडेंट पाकिस्तान में जुलाई 2022 में आया है और उसने दूसरी शादी 25 जुलाई 2022 को कर ली है बगैर मुझसे फॉर्मल परमिशन सीख किए लिए। इस वजह से उसने सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए फैमिली कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। ये कंप्लेंट डिसमिस हो गई, जैसे क्योंकि ये फैमिली जो क्रिमिनल है, ये फैमिली कोर्ट में दावा, लेकिन ये क्रिमिनल नवीयत का, इसलिए इसको अटॉर्नी के जरिए नहीं किया जा सकता था। द कंप्लेंट वाज डिसमिस प्रिलिमिनरी बीइंग नॉट मेंटेनेबल वाइड ऑर्डर डेटेड 22 अक्टूबर 2022 को 22 अक्टूबर को इस बिना पर इस कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया कि ये काबिल समात नहीं है। पिटिशनर ने लर्नर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सराय आलमगीर के पास रिवीजन पिटिशन दायर की, वो भी एलिमनी फौरन ही यानी कि खारिज हो गई 16 नवंबर 2023 को। फिर पिटिशनर ने आर्टिकल 199 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत, आईन पाकिस्तान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन दायर की। अब यहां पर जो पिटिशनर है, खातून है, उसके वकील का कहना था कि 1961 का जो ऑर्डिनेंस है, फैमिली ऑर्डिनेंस, उसका सेक्शन 6 जो है उसमें वो गवर्न होता है in the light of the provision contained in the Family Court Act 1964. He added that Section 18 of the Act recognizes appearance of a party through duly authorized agent. जनाब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का सेक्शन 18 कहता है कि फ्री कैन एजेंट के थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अपना केस कर सकते हैं, और उसका कहना था कि ये ऐसा गलत किया गया है। The moot point for determination before this court is as to whether a complaint under Section 6 of the Ordinance 1961 can be filed and prosecuted through attorney or agent. तो अदालत का कहना था कि हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि क्या ऐसा कर सकता है, कंप्लेंट जो क्रिमिनल नेचर की है, क्या उसको एजेंट के थ्रू, अटॉर्नी के जरूर दायर कर सकते हैं। सेक्शन 262 ऑफ सीआरपीसी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 22 explained that in trials under this chapter the procedure prescribed in chapter 20 shall be followed except as hereinafter mentioned. Chapter 20 of CRPC provides the manner of trial cases by magistrate. While examining the provision of Chapter 20 of the CRPC, it becomes crystal clear
that appearance of complainant before the magistrate is necessary and non-appearance contemplates consequences in the shape of dismissal of complaint and acquittal of respondent accused। उनका जनाब ये बात यहाँ है चैप्टर 20 सीआरपीसी के तहत, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, कि कंप्लेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने, यहां पर जो फैमिली जज है अगर वो क्रिमिनल मैटर की कंप्लेंट को प्रोसीड करे तो वहां पे उसको मजिस्ट्रेट के अख्तियारात हासिल है, तो उसके सामने ज़रूरी है कि कंप्लेनेंट खुद पेश हो। अगर कंप्लेनेंट खुद पेश नहीं होता, किसी और को पेश करता है, एजेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, तो वो फिर डिसमिस हो जाएगी उसकी कंप्लेंट और वो उसको एक्विट कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। ये इसमें एक्सप्लेनेशन थी इस पॉइंट की जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। The petitioner, being wife of respondent, lodged a complaint under Section 6 of the Ordinance 1961 before the Senior Civil Judge Family Division, Tehsil Sarai Alamgir, District Gujarat, through her special power of attorney Naveed Hanif, son of Muhammad Hanif। ये उसने की थी जी मोहम्मद नवीद हनीफ के थ्रू, ये अंडर सेक्शन 6 कंप्लेंट। Ordinance 61 does not prescribe any procedure for the trial of the complaint. However, the rules under the Ordinance 1961, hereinafter referred to as the Rule 61, formed under Section 11, pave way for the trial offences under the Ordinance 1961। 1961 का ऑर्डिनेंस जो है वो कंप्लेंट के ट्रायल के रूल बयान नहीं करता, लेकिन needless to mention here that Rule 21 of the Rules 1961 ordains that no court shall take cognizance of any offence under the ordinance or these rules save on a complaint in writing by the Union Council stating the fact constituting the offence। It would not be out of context to mention here that Rule 21 was later on reconstituted by the order of the Governor of Punjab in an exercise power conferred upon him by Section 11 of the Ordinance 1961। उनका जनाब ये रूल जो थे इनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, चेंज किया गया और यहाँ पर सेक्शन 11 ऑर्डिनेंस 1961 में लाया गया और ये 14 अक्टूबर 1976 को ये चेंज हुआ था। By words aggrieved party were inserted in place of Union Council। यूनियन काउंसिल की बजाय यहां पर एग्रीव पार्टी लिखा गया था, मुतासरा फरीक। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द ऑर्डिनेंस और दीज रूल्स सेव ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय द एग्रीव पार्टी स्टेटिंग द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस। यानी कि अगर आपने कंप्लेंट करनी है, क्रिमिनल केस करना है, तो फिर वो एग्रीव पार्टी वहां पे मुतासरा फरीक खुद आए, क्योंकि ये क्रिमिनल मामला है। ये जनाब इसमें सूरत हाल थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। जो सेक्शन 20 है ये फैमिली कोड अमेंडेड ऑर्डिनेंस 2002 कहता है, उसका सेक्शन 20, अ फैमिली कोर्ट शैल बी डीम्ड एज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जो फैमिली कोर्ट है उसके जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इख्तियारात दिए गए हैं फॉर टेकिंग कॉग्नाइजेंस एंड ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। उस एक्ट के तहत मारपीट का कोई मामला हो या इस तरह का हो, तो उसने विदाउट प्रायर परमिशन सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, तो उसकी सजा देनी होगा ये सारा फैमिली कोर्ट में। लेकिन क्या होगा, थ्रू अटॉर्नी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिमिनल मामला है। अ फैमिली कोर्ट shall conduct the trial of an offence under subsection 1 in according with the provision of chapter 22 of CRPC 1898। ये इसका सेक्शन 2 है जी, सब सेक्शन 2 है सेक्शन 20 का। बहरहाल ये जो हमने डिस्कशन की है नाज़रीन इकराम, इससे ये बात क्लियर होती है कि वो खातून ने जो केस फाइल किया था थ्रू अटॉर्नी वो नहीं हो सकता था। दूसरा इसमें इशू मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि वेदर अ कंप्लेंट कैन बी प्रोसीडेड थ्रू अटॉर्नी और एन अक्यूज कैन डिफेंड द चार्जेस। ये वही बात आ गई
कि it is an oft repeated principle of law that in a criminal proceeding neither a complaint can be proceeded through attorney nor an accused can defend the charges through his her attorney. ना तो कोई भी फ्री कंप्लेंट दायर कर सकता है क्रिमिनल, और ना ही उसको डिफेंड करने वाला थ्रू अटॉर्नी कर सकता है, ना कंप्लेंट दायर करने वाला थ्रू अटॉर्नी कर सकता है. The criminal proceeding in the court thus cannot be initiated through attorney, as the criminal administration of justice recognize only those as witness or complainant who either have seen, heard, or least perceived any fact towards the offense. क्योंकि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में सिर्फ उस मामले को ही देखता है जिसमें गवाह कोई हो, जानता हो उस बात को, तो ये सुना हो. इसमें अब ये नहीं है कि जनाब वो अटॉर्नी के थ्रू क्रिमिनल काम नहीं हो. एन अटॉर्नी बीइंग नॉट अटरिंग ऑफ his her own knowledge, rather deposing the voice of his master, would not fall within the meaning of witness complainant. जो अटॉर्नी होता है उसने तो अपनी आवाज उठानी होती है, खुद कहना होता है, ठीक है जी. जो उसने मालिक ने कहा उसने वो बयान कर देना है, उसने खुद तो देखा नहीं हुआ. इसलिए ये जो अटॉर्नी है इन क्रिमिनल केसेस, ये विटनेस के मीनिंग में, कंप्लेंट की मीनिंग में नहीं आता. दस an attorney thus is precluded to get registered first information report of a criminal complaint. इसलिए FIR के हवाले से जो क्रिमिनल रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है उस वो भी ये नहीं करवा सकता. There is no concept or even legal provision allowing initiation of proceeding or recording of evidence through attorney in the criminal law. तो जनाब इन क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में ये कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि थ्रू अटॉर्नी क्रिमिनल केस में आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकते हैं या प्रोसीडिंग कर सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्रू अटॉर्नी आइदर बाय द कंप्लेनेंट और द अक्यूज्ड इज एलियन टू द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो ये उससे मुताबिकत नहीं रखता, ये एलियन है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए जो कॉन्सेप्ट है कि क्रिमिनल केस में अटॉर्नी के जरिए जो है वो केस फाइल किया जाए या उसका दफा किया जाए. नाज़रीन किराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी. ये सिर्फ फैमिली लॉ के हवाले से नहीं है सिर्फ, बल्कि ये इस तरह भी है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग थ्रू अटॉर्नी नहीं हो सकती. तो गोया अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 कैन नॉट बी फाइल्ड एंड प्रोसिक्यूटेड थ्रू अटॉर्नी. अब उसके अटॉर्नी के थ्रू कंप्लेंट अंडर सेक्शन 6 फैमिली लॉ के नहीं दर्ज हो सकती. खामन ने सेकंड मैरिज विदाउट प्रायर फॉर्मल परमिशन ऑफ हिज वाइफ की है, तो वो खातून तो खुद नॉर्वे में है. अब यहाँ अटॉर्नी जो उसने नवीद था उसके थ्रू करने की कोशिश की लेकिन नहीं बनती. खुद आ जाए पाकिस्तान, आके कर ले. अगर ये डिसमिस भी होगी वो दोबारा कर सकती है. तो इसलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग में neither a complaint can be proceeded through attorney nor an accused can defend the charge. ना तो आप थ्रू अटॉर्नी किसी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, ना किसी अटॉर्नी के थ्रू उस कंप्लेंट का दफा कर सकते हैं. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की. इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा. आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें. अल्लाह हाफिज़.